उसके बाद हालत एकदम से बहुत ख़राब हो गई, गोलीबारी और ऊपर से फाइटर जेट से बम गिराने शुरू कर दिए। मतलब इतना सब कुछ चीज़ अचानक हुआ, किसी को मौका ही नहीं मिला क्या करे क्या नहीं। वापस वो एयरपोर्ट पे ही उनको एक तरीके से बंधक बना लिया गया। और हमारी फैक्ट्री के पास ही रिजर्व फोर्सेज का जो उनका कैंप था, वो आए, हमें हमारी फैक्ट्री के अंदर भी आए उनके 4-5 बंदे, उनके पास AK-47 गन्स थी। हम 170 से 80 इंडियन थे उसके अलावा। और उसके बाद गन पॉइंट पे लेके उनके पीछे बंदूक लगा ली गर्दन के पीछे। के पास जो भी पैसा है, कैश है और जो फ़ोन्स है, सब उनसे लूट लिया। जैसे हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे रूम का दरवाज़ा नहीं टूटा, तो वहाँ बिजली थी ना वहाँ पानी था। 3 दिन जैसे तैसे, और घर पे एक बम गिरा और पूरा घर उड़ गया उसका। आसपास ऐसी गोलियां चल रही थी जैसे हम इराक या सीरिया में। हमें बंदे हैं, 3 बंदे पकड़ेंगे तो थोड़ा डर था, भी इकट्ठे रहेंगे हम 200 बंदे तो थोड़ा सा भाई एक हौसला भी रहेगा। और फ़ोन छीन लिया, उनके कपड़े भी ले लिए सारे, जो कपड़े वो पहन के थे उन कपड़ों में उनको भागना पड़ा। नहीं, वो डॉलर ही मांग रहे थे और फ़ोन में भी उनको आईफोन ही चाहिए थे। हमारे मतलब जवानों को हम सलाम करते हैं इसके लिए, एयरफोर्स को, क्योंकि उन्होंने बिना किसी व्यवस्था के नाइट विजन कैमरे की वजह से की हेल्प से वहाँ पे विमान को लैंड कराया। और 3 या 4 जगह उन्होंने रोका, गाड़ी के अंदर गन लेके आए और देखा भाई इंडियन है हम। और सफ़र भी लंबा था, 900 किलोमीटर, और रास्ते में कुछ था भी नहीं ऐसा। भाई मेरे ख्याल में 18 से 20 चेक पोस्टें थी वहाँ पे, जिस पे हमें रोका गया। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आ गए हैं, अब आप सुरक्षित हो। हम आपको एक बंदे को यहाँ, एक भी बंदे को हम छोड़ेंगे नहीं अपने इंडियन को, सबको हम यहाँ से लेके जाएंगे। शिप के अंदर कोई फ़ोटो या वीडियो ना खींचे, क्योंकि हमारा ये नेवी का शिप है। अपने फ़ोन वगैरह छुपा देते थे, सब सीट के नीचे छुपा दिए, कहीं भी जैसे आते थे। जो पहली फ़्लाइट थी इंडिया के लिए गई थी, उस फ्लाइट में हम थे। केंद्रीय मंत्री है वी मुरली जी, वो हमें जेद्दा में भी हमें रिसीव करने आए थे। फ़्लाइट थी, हमें हमारा 1 रुपया भी कहीं भी खर्च नहीं हुआ। कम्युनिकेशन के इतने अच्छे थे नहीं सिस्टम, हमें ये भी नहीं पता था उस टाइम तक भी सरकार हमारी क्या कर रही है। पाती थी तो मन में कहीं ना कहीं डर तो था, भाई पता नहीं जिंदा वापस जाएंगे या रहेंगे नहीं। रात के अंधेरे में हमारी एयरफोर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों की जान बचाई। उन लोगों एक बंदे को वहाँ से सुरक्षित निकाला। 24 घंटे में एक बार फ़ोन ऑन करके मैसेज छोड़ देते थे, भाई हम ठीक है। इतना था खौफ का, मतलब कुछ लोग तो डर से रोने लग गए थे। लेकिन वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उससे बच गए। और जो यूरोपियन यूनियन का जो सेक्रेटरी था, उसके घर पे भी लूटपाट हो गई, सारा कुछ गन पॉइंट पे उसको 2 इंडियन की ने अपनी जान गंवाई। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल ज़िला, जहां से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है सिरसी। आज हम बात करेंगे संजीव चौधरी से, जो लौटे हैं सूडान में गृह युद्ध के बाद। किन हालातों से, किस तरीके से वो यहाँ लौटे हैं, वतन वापसी इन्होंने की है और वहाँ क्या हालात थे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जी संजीव जी, आपका नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, वहाँ आप पहले तो ये बताइए कि आप किस पोस्ट पे थे और जिस कंपनी में थे वहाँ क्या आप करते थे? वहाँ पे मैं एज ए अकाउंटेंट एक स्टील फैक्ट्री में काम करता था। तो वहाँ जैसे पिछले मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ वहाँ पे, तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती थी। कभी ऐसे ही 15 तारीख को 10 बजे के आसपास सभी जो लोकल सूडानी हमारे पास स्टाफ था, वो बताने लगे भाई थोड़े हालात ख़राब हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपस में कुछ आर्मी का और रिजर्व फोर्सेज का कुछ आपस में झगड़ा है इनका, जो कुर्सी को लेके था। तो हमें लगा ये तो यहाँ नॉर्मल ही होता है, क्योंकि हम 6 साल से देख रहे हैं वहाँ पे छोटे मोटी गोलीबारी चलती रहती है, हम उसको नॉर्मल समझ के चलते रहे। उसके बाद फिर जैसे 10:30 11 एक घंटा वो तकरीबन बीता, उसके बाद हालत एकदम से बहुत ख़राब हो गई, गोलीबारी और ऊपर से फाइटर जेट से बम गिराने शुरू कर दिए। उसके बाद जैसे तैसे लोग भागने शुरू हुए, हम लोग भी अपने ऑफिस से सब कुछ बंद करके 10-15 मिनट के अंदर हम भी निकल गए। जहाँ पे हमारा रेजिडेंस था, जो कि फैक्ट्री के पास ही है, हम वहाँ चले गए सब बंदे। तो उसके बाद तब तक तो ठीक था, हमें लगा हम सेफ़ है यहाँ पे आके। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता और हालत इतनी ख़राब हो गई, सब रोड बंद हो गए। मतलब इतना सब कुछ चीज़ अचानक हुआ, किसी को मौका ही नहीं मिला क्या करे क्या नहीं। क्योंकि कुछ लोग एयरपोर्ट पे थे जो फ़्लाइटों में बैठ चुके थे, तो उनको फ़्लाइटों से उतार दिया गया वापस। वो एयरपोर्ट पे ही उनको एक तरीके से बंधक बना लिया गया। और जो हमारे साथ सूडानी स्टाफ था, वो भी जो लोग निकल गए टाइम से निकल गए। उसके बाद जो 2-3 स्टाफ हमारे साथ ही फंसा रहा, तो वो पूरी रात, मतलब अगले दिन वो निकल पाए यहाँ से फैक्ट्री से। क्या मूवमेंट था वहाँ जब ये हालात हुए? तो क्या मूवमेंट था लोगों का, फोर्स का, कैसे, मतलब क्या माहौल था? ऐसा ही जैसे एक दिन पहले ही ऐसे न्यूज़ आ रही थी कुछ लोकल सोशल मीडिया में, भाई
टैंक आ रहे हैं कैपिटल जो खार्तूम सिटी है, जो कैपिटल सिटी है, राजधानी है सूडान की, तो वहाँ पे टैंक उतारे जा रहे हैं। तो हम तो यही सोच रहे थे भाई यूजुअल प्रैक्टिस के लिए ऐसे वैसे जा रहे हैं। तो उसके बाद अचानक से माहौल इतना ख़राब हो गया, जो जहाँ था वही वहीं फंस गया। आप किस एरिया में थे वहाँ पे? तो ये खार्तूम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हमारी फैक्ट्री थी, तो सोबा एरिया था ये। तो वहाँ पे हमारे लिए मेन दिक्कत क्या हुई, जो हमारी फैक्ट्री के पास ही रिजर्व फोर्सेस का जो उनका कैंप था, तो उस कैंप से जैसे जैसे अगला दिन आया, अगले दिन वो आए, हमारी फैक्ट्री के अंदर भी आए उनके 4-5 बंदे, उनके पास AK-47 गन्स थी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ बातचीत करी वहाँ सूडानी जो हमारी सिक्योरिटी वाले गेट पे सिक्योरिटी थी, उनसे कुछ बातचीत करी। उसके बाद उन्होंने देखा फैक्ट्री में आए, इधर उधर घूमे थोड़ा। उन्होंने पहले दिन ही कोशिश करी, हमारे वहाँ बाइक खड़ी थी दो, तो एक बाइक वो लेके चले गए वहाँ से। तो हमें लगा अब शायद ये चोरी चारी होएगी यहाँ, तो यही है। उसके बाद वो रात को आए, 4-5 बंदे थे गन के साथ, और उसमें से 2-3 बंदे गेट पे खड़े हो गए और 3-4 बंदे अंदर आ गए। तो उसके बाद हमारे जहाँ हमारे रेजिडेंस था बिल्डिंग, उसके अंदर घुस के उन्होंने लोगों के दरवाजे तोड़ने शुरू किए, क्योंकि सब हम लोग मतलब इतने डरे हुए थे उस टाइम। तो सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे रूम के। कितने इंडियन थे वहाँ आपके साथ? इस बिल्डिंग के अंदर कम से कम हम 170 से 80 इंडियन थे। उसके अलावा कुछ बांग्लादेशी भी हमारे साथ थे, 15 से 20 लोग, इथोपियन, नाइजीरियन, मतलब टोटल ये लगा लो हम 200 से ऊपर बंदे थे हम उस बिल्डिंग के अंदर। आपके अंदर घुस चुके थे जहाँ आप लोग रहते थे? हाँ। उसके बाद उन्होंने रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास वो घुसे, और उसके बाद उन्होंने दरवाजे तोड़ने शुरू किए। खिड़कियाँ, जिसकी खिड़की टूटी उसको पकड़ लिया उन्होंने, और उसके बाद गन पॉइंट पे लेके उनको पीछे बंदूक लगा ली गर्दन के पीछे, और बोले हमें गाड़ियाँ चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी के पास 17-18 गाड़ियाँ थी। तो वो बोले हमें गाड़ियाँ चाहिए, गाड़ी की चाबी चाहिए। तो वो जो वर्कर थे उनके पास थी नहीं, लेकिन जो सीनियर थे, मैनेजर थे, वो अलग रूम्स में छुपे हुए थे। सबको क्योंकि अपनी जान की फ़िक्र थी, क्योंकि उनके पास गन्स थी, तो हम क्या कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने जिसका भी दरवाज़ा टूटता गया उसी को पकड़ के उन्होंने बोला आपके पास जो भी पैसा है, कैश है, जो फ़ोन्स है, सब उनसे लूट लिया। फ़ोन और कैश मेन तो उन्होंने ये लूटा। किसी के पास लैपटॉप था, लैपटॉप ले गए, डॉलर थे, डॉलर ले गए, और हमें बोल रहे थे भी हमें और पैसा चाहिए, हम कल फिर दोबारा आएंगे। और उसके बाद मतलब जिसका भी रूम खुला उनको उन्होंने थोड़ी मार पिटाई भी उनके साथ की, कुछ लोगों के साथ। जैसे हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे रूम का दरवाज़ा नहीं टूटा, तो हम बच गए। तो वो रात हमें ऐसे तैसे जाग के निकाली। तो अगले दिन सुबह फिर मैं तो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कुछ था कंपनी का कैश वगैरह, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगा भाई मेरे को कल पकड़ेंगे तो मेरे से कैश कुछ छीन लेंगे। तो मैं सिटी में चला गया वहाँ से। तो सिटी में रहा, 3 दिन रहा वहाँ पे। ना वहाँ बिजली थी, ना वहाँ पानी था। 3 दिन जैसे तैसे, और आसपास जैसे आवाज़ें आ रही थी बहुत तेज़, जैसे बमबारी हो रही है। और हमारी कंपनी में ही एक परचेजर था, उसके मतलब थोड़ा दूर रहता था, उसके घर के पास ही मतलब 5-7 वाले घर पे एक बम गिरा और पूरा घर उड़ गया उसका। उनके घर की भी खिड़कियों के कांच वगैरह टूट गए, और छोटे उनके बच्चों को चोट वगैरह भी लगी इससे, कांच टूटने से। तो मतलब उस दिन हमें असली लगा भाई अब यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और साथ साथ हम एम्बेसी के भी संपर्क में थे भाई, वो लिस्ट बना रही थी कौन कौन बंदे कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए। तो इसने हमने भी लिस्ट वगैरह तैयार की। चौथे दिन जब हमारा पानी भी ख़त्म हो गया तो हम फिर वापस फैक्ट्री में गए। गाड़ी निकाल के हम जैसे ही वहाँ से निकले, आसपास ऐसी गोलियां चल रही थी जैसे हम इराक या सीरिया में। हमें पहली बार एहसास हुआ भी जैसे ऐसे लगता हम सूडान में नहीं, इराक सीरिया में हो। गोलियों की आवाज़, जैसे तैसे हम चुप के गाड़ी निकाल के वहाँ से भाग गए। दोबारा फिर हम फैक्ट्री में आए, तो वहाँ से जैसे एम्बेसी से हमारा कॉन्टैक्ट चल रहा था भाई 4-5-6 बसें जाएंगी तो वहाँ के लिए। तो उनसे बात करी हमने। जैसे वो आते थे, हर रात आते थे, लूट करते थे, तो आप लोगों ने कैसे उनका सामना किया? कैसे मतलब क्या संघर्ष रहा हो? जैसे हम लोग तो निकल गए थे 2 लोग, बाकी लेकिन जो और लोग थे उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई इसके बाद, फिर जैसे 20 बंदे 25 बंदे वहाँ गेट पे बैठ गए, जो हमारी रेजिडेंस का गेट था। फिर जैसे ही कोई आएगा तो बाकी सबको आवाज़ लगा देते थे भाई, जैसे हम 200 बंदे के आसपास, भाई सब लोग बाहर निकल जाओ। भाई हमें ये था भाई जो आप लोग जानना, क्योंकि हम एक बंदे को एक कमरे में 4 बंदे हैं, 3 बंदे पकड़ेंगे तो थोड़ा डर था। फिर इकट्ठे रहेंगे हम 200 बंदे तो थोड़ा सा भाई एक हौसला भी रहेगा, और उन लोगों को भी थोड़ा सा डर रहेगा भाई लूटपाट करने में सोचेंगे। तो इसी तरीके से जैसे जैसे वो लोग आए तो आवाज़ लगाते थे भी सब लोग बाहर निकल आओ। हम बाहर कुर्सियाँ बिछा के बैठ गए, नीचे से चटाई बिछा के, ऐसे मतलब फैल जाते थे। वो लोग हमें बोलते थे तुम लोग अंदर जाओ,
हम बोलते थे भी हम अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर ही रुकेंगे, आप लोगों को जो लेना है लूट लो, हम आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम बाहर ही बैठेंगे। तो उनको भी लगा सारा थोड़ा सा अंदर जाने में थोड़ा सा वो हिचकिचाए। रिक्स था, उन्हें भी लगा कि 200 आदमी है, कहीं विद्रोह पे आ गए तो आप लोगों की जान को भी खतरा उनको हो भी शायद ये खतरा था भी अंदर हमें कैद कर दे या कुछ भी हो जाए। तो वो ऐसे ही 2-3 दिन चला लगातार। फिर उसके बाद वो हमारे पास नहीं आए, गेट पे आते थे तो जो उन्हें हर दिन हमसे 2 या 3 गाड़ियाँ लेके गए हमसे। लूट का जो ऐसे आप बता रहे थे कि लूट हुई, लूट में कपड़े तक उतार लिए गए बगल वाले कंपनी में। हाँ, हमारे पास में एक स्टील फैक्ट्री और थी, एक फैक्ट्री हमारे साथ दीवार लगती थी, वहाँ पे 15-20 ही बंदे थे सिर्फ। उन लोगों से सब कुछ छीन लिया उन्होंने, फ़ोन छीन लिया, उनके कपड़े भी ले लिए सारे, जो कपड़े वो पहन के थे उन कपड़ों में उनको भागना पड़ा वहाँ से छुप छुप के वहाँ से निकले वो, सारा कुछ छोड़ के अपने जैसा सामान जो भी सब कुछ। तो वो जाके थोड़ा सा जैसे वहाँ पे पास में एक छोटा सा कस्बा था शोभा के नाम से, तो वहाँ पे अपने वर्कर थे जो लोकल, उनके घरों पे वो रहे जैसे तैसे छिप के। जो लूट वो कर रहे थे तो स्पेशल क्या मांग थी उनकी, क्या लूटना चाह रहे थे, क्या चीज़ें थी जिनको लेकर उनका फोकस था कि हमें ये चीज़ चाहिए? वो हमसे कह रहे थे हमें बहुत सारा कैश चाहिए, तो हम जैसे कंपनी कैश मतलब डॉलर या नहीं, वो डॉलर ही मांग रहे थे। और फ़ोन में भी उनको आईफोन ही चाहिए थे, कह रहे भाई हमें आईफोन चाहिए। आईफोन क्यों? बस वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं, और उसके बाद भी साथ साथ ये बोल रहे थे भी जो भी आप फ़ोन दे रहे हो उसको फॉर्मेट करके दो और अपना सिम वगैरह निकाल लो, कोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। मतलब वो फॉर्मेट करना, सिम निकालना, ये मतलब क्यों, कैसे? तो उनको लगता होगा बाद में भाई ट्रैकिंग हो जाएगी फ़ोन की, पकड़े जाएंगे। डर था उन्हें कहीं ना कहीं। डर था। अच्छा। क्योंकि कुछ उनमें से ऐसा लगता था जो हमारी कंपनी में ही काम करते थे पार्ट टाइम, वो अपना मुंह छुपा के रखे थे 2-3 वर्कर, तो जैसे आवाज़ से पहचान। ऐसा भी हो सकता है कि उनके बेस में लोकल हों, जो लोग आप लोगों से जुड़े हुए, आपकी कंपनी में जुड़े हुए थे, वही लोग उनके कपड़े पहन के हथियार लेके इस घटना को अंजाम दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि 2-3 लोग जो उन्होंने अपना मुंह छुपा रखा था तो शायद वो कंपनी के वर्कर थे, तो उनको था भाई ये हफ्ता 10 दिन में जब नॉर्मल होएगा तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए शायद उन्होंने मुंह छुपा के रखा। तो ऐसे करते करते हमें वहाँ पे 1 हफ्ता निकल गया। तो उसके बाद जैसे एम्बेसी से कोऑर्डिनेट में भी थे, और उसके बाद फैक्ट्री में 27 तारीख को 24 तारीख को बसें आई हमारी फैक्ट्री में, 5 या 6 बसें आई। तो क्या दिक्कत क्या थी, क्योंकि हमें वहाँ से जो एम्बेसी हमारी निकाल रही थी वो पोर्ट सूडान से निकाल रही थी, और जहाँ हम बैठे थे वहाँ से 850 किलोमीटर दूर था वो। तो वहाँ तक पहुँचना भी एक चैलेंज था हमारे लिए बहुत, क्योंकि बसें तैयार नहीं हो रही थी पहले तो जाने के लिए, मुश्किल से बसें मिली इतने रिस्क में। तो उसके बाद बस वाले कहते हमारे पास डीजल नहीं है बिल्कुल भी, आप लोग डीजल का अरेंज करा दो तो हम बसें अरेंज करा देंगे। तो ऐसे ही हमने शुरू में पहले दिन हमने 6 बसों के लिए डीजल अरेंज कराया हमारी फैक्ट्री के अंदर से ही। जैसे हमने मैनेजमेंट से बातें की, ऊपर हमारे जो डायरेक्ट कंपनी के ओनर हैं उन्होंने भी पूरा कोऑपरेट किया हमारे साथ। तो उन्होंने बोला भी कोई बात नहीं, जितना भी डीजल हमारे पास 20-25 हज़ार लीटर लगभग था, भी आप लोग डीजल जितना दे सकते हो गाड़ियों को दो, और यहाँ से आप लोग अपनी जान बचा के निकलो। तो उसके बाद हमें जैसे बस आई सुबह 8 बजे के आसपास बसें आनी शुरू हुई 24 तारीख को। तो सब लोगों ने अपने अपने सामान पहले ही बोल रखा था भी आज बसें आएंगी, तैयार थे सब लोग। जैसे जैसे बसें आई डीजल भर के और बस में बैठना शुरू किया। उसके बाद हमारी 3 बसें इकट्ठी निकली, जिसमें एम्बेसी का स्टाफ भी था और फैक्ट्रियों के बंदे भी थे। लगभग ये लगा लो हम टोटल हम 300-400 बंदे के आसपास, 300-350 बंदे हम निकले वहाँ से फैक्ट्रियों में। 3 बसों में, हर एक बस में 50-50 बंदे थे हम। तो हमारी 6 बसें तो हम तकरीबन 300 बंदे वहाँ पे निकले। तो वहाँ से निकले, तो जैसे ही हम वहाँ से निकलते ही हमारे चेक पोस्ट थी, तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला उस दिन, तो क्योंकि हमने ऊपर बात भी की थी उनके कमांडर से भी हमें निकलने थे, तो उसकी वजह से उन्होंने हमें रोका टोका नहीं। लेकिन जैसे हम सिटी के अंदर घुसे, क्योंकि हमें पोर्ट सूडान निकलना था, सिटी के अंदर से थोड़ा सा ड्राइवर को अपनी गाड़ी की सर्विस वगैरह करानी थी, तो वहाँ पे तो रास्ते में 3 या 4 जगह उन्होंने रोका, गाड़ी के अंदर गन लेके आए और देखा भाई इंडियन है हम। मतलब इंडियन होने का फ़ायदा मिला आपको, वहाँ सरकार का कुछ दबाव था इंडियन की, क्योंकि वहाँ पे रिस्पेक्ट थी अच्छी खासी, पहले भी हम जैसे रह रहे हैं 6 साल से देख रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने बसों में आया, देखा भाई कोई इंडियन हो, कोई सूडानी ना हो, बस ये पूछ रहे थे। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ कोई लूटपाट नहीं की वहाँ। तो उसके बाद सिटी के अंदर 3 या 4 चेक पोस्ट आए। उसके बाद हम सर्विस कराई, 1-2 घंटा लगा। उसके बाद हम निकल गए। 850 किलोमीटर का लंबा सफ़र था, क्योंकि सूडान के रास्ते ऐसे नहीं है भाई हाईवे बने हैं वहाँ पे स्पीड से, क्योंकि वहाँ पे स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, 70-80 की स्पीड से ही बस जानी थी। और सफ़र भी लंबा था, 900 किलोमीटर। और रास्ते में कुछ था भी नहीं ऐसा भाई रास्ते में कहीं चाय पानी का, क्योंकि एक ही सिटी आना था। खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं थी सरकार की तरफ से या आपकी अपनी तरफ से, कैसे मतलब जो कितना टाइम लगा और कैसे आपने वो टाइम में किया? जो खाने पीने का था सूडान के अंदर तो सब कुछ हमने खुद अरेंज किया पर्सनल,
कंपनी लेवल पे, हमारे अपने लेवल पे। लेकिन जैसे ही वहाँ से हम पहुँचे कितना टाइम लगा आपको सूडान को क्रॉस करने में, और कितनी चेक पोस्ट आई, और उसमें किस किस की आई, मतलब आर्म फोर्स की थी या आर्मी की थी, उनकी आर्मी की, या क्या हालात थे वहाँ? किसी ने कुछ इस तरह का खौफ जो आपको लगा हुआ, बमबारी वो? तकरीबन रास्ते में जो 850 किलोमीटर का सफ़र था, मेरे ख्याल में 18 से 20 चेक पोस्टें थी वहाँ पे, जिस पे हमें रोका गया। 1800 किलोमीटर का सफ़र आपने, साढ़े सॉरी 850 किलोमीटर आपने बस से तय किया? बस से ट्रैवल किया। और इस जो ये नॉर्मल जो ट्रैवल होती है 12 से 13 घंटे की होती है एवरेज, लेकिन चूँकि चेक पोस्ट थी, जगह जगह था, रोक रहे थे बार बार, तो इस वजह से हमें इस सफ़र में लगभग ये लगा लो 20 घंटे का सफ़र हो गया था हमारा। हम सुबह 8 बजे के निकले हुए, अगले दिन 6 बजे हम पोर्ट सूडान पहुंच गए थे। तो 20 घंटे के सफ़र में खाने पीने का कैसे रहा? अपनी दैनिक क्रियाएं भी हैं, जैसे उनके लिए आप कैसे क्या? तो कहीं नहीं, हम रुके ही नहीं, रास्ते में एक जगह रुके थे जहाँ हमने थोड़ा खाने पीने का, क्योंकि जब भी वहाँ पे ब्रेड वगैरह ये मिले, थोड़ा पानी वगैरह लिया हमने, तो एक जगह रुके थे हम। क्योंकि गोलीबारी और बमबारी लगातार होती रही आसपास आपके? हाँ, सिटी के अंदर ही, सिटी से बाहर निकलने के बाद कोई गोलीबारी नहीं थी। हर जगह आर्मी की चेक पोस्ट थी, हर 50 किलोमीटर पे चेक पोस्ट मिल रही थी हमें, 50 किलोमीटर 60, कभी आर्मी की, कभी RSF की, तो दोनों की चेक पोस्टें थी। लेकिन उसके बाद हमें किसी ने परेशान नहीं किया, बस सब ने पूछा भी हाँ इंडियन है तो कोई बात नहीं, चलो, बल्कि हमें हाल चाल भी पूछा कैसे हो, ये भी कई जगह, मतलब बहुत अच्छा, उनका बिहेवियर अच्छा था आगे जाने में। इंडियन को लेकर? हाँ, इंडियन के साथ। भाई ये पूछा तो भाई कोई सूडानी ना हो, कोई और कंट्री का नहीं आप साथ, भाई इंडियन हो आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमें परेशान नहीं किया ज़्यादा। फिर जब जहाँ आप पहुँचे वहाँ से क्या व्यवस्थाएं थी, क्या थी सरकार की तरफ से? वैसे वहाँ पे एक कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी का स्कूल था, तो उसके अंदर हमें, हमारे लिए अरेंजमेंट थे, मतलब ठीक ठाक ही अरेंजमेंट थे ज़्यादा। ये सूडान में था या? ये पोर्ट के अंदर था, जो पोर्ट सूडान का सिटी है ना, सिटी है पोर्ट सूडान, वहाँ पे उसके अंदर था। तो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, जो कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो उन लोगों ने अच्छा अरेंज मतलब कर रखा था। उनकी सपोर्ट बहुत अच्छी थी, खाने पीने का उन्होंने अरेंज कराया हमारे लिए, पानी वगैरह, खाना वगैरह उन्होंने अरेंज कराया। उस स्कूल के अंदर ही हम रहे। तो वहाँ पे जो हमारी लिस्ट वगैरह बनाई गई भी, कितने बंदों के पास पासपोर्ट है, क्योंकि 20 से 25 बंदे ऐसे भी थे जिनके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं था, क्योंकि उनके पासपोर्ट थे इमिग्रेशन के पास, वीज़ा के लिए गए हुए थे। तो उन लोगों को दिक्कत हुई, उनको 2-3 दिन लगे। लेकिन हम हमारे पास उसी अगले दिन शाम को 2-3 बजे तक दोपहर के इंडियन नेवी के कमांडर आए। उन्होंने हमसे बातचीत की, अरेंजमेंट देखा, हाल चाल पूछा भी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया भाई अभी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आ गए हैं, अब आप सुरक्षित हो, हम आपको एक बंदे को यहाँ, एक भी बंदे को हम छोड़ेंगे नहीं अपने इंडियन को, सबको हम यहाँ से लेके जाएंगे। तो सारा प्रोसेस था डॉक्यूमेंटेशन का, उसमें हमें लगे 4-5 घंटे। उसके बाद अगले दिन उन्होंने बोला था भाई 4 बजे तक आप रेडी होते शाम को, तो हम आपको आज ही निकाल देंगे, अदरवाइज आपको अगले दिन निकाल लेंगे। तो उस टाइम क्योंकि इस प्रोसेस में हमें 4 से 5 बज गए, तो जो लोकल आर्मी थी सूडान की, क्योंकि वो आर्मी के ही कंट्रोल में था सारा, तो वहाँ पे गोलीबारी कुछ नहीं थी। हम सिटी हम घूम के भी देखा, जैसे हमने कुछ खाने पीने का खरीदा, तो वहाँ पे माहौल मतलब इतना ठीक था, मतलब वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी पोर्ट सूडान सिटी के अंदर। तो उसके बाद अगले दिन 8 बजे हम वहाँ से बसों में बैठे, एम्बेसी के लोग थे, लोकल जो सूडान की सिक्योरिटी हमारे साथ गई, 2 गाड़ियाँ उनकी थी हमारे आगे और पीछे बसों के, तो हमें पोर्ट तक लेके गए, जो कि 7 या 8 किलोमीटर का सफ़र होगा हमारा। तो पोर्ट पे जाने के बाद इंडियन नेवी का जो शिप था वो तैयार था, 170 उसके बाद स्टाफ था नेवी का भी, और 290 हम बंदे थे। जो पहला हमारा शिप गया वो में 292 के आसपास हम थे। तो उन्होंने मतलब नेवी ने हमारी जो थी मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब उनका व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा था। आगे जैसे हम शिप के अंदर बैठे, जो प्रोसेस था पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया उन्होंने भी, हमारे पासपोर्ट जो हमारा लगेज वगैरह था भी, उसमें कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो अलाउड नहीं है। और उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी भी, आप है ना शिप के अंदर कोई फ़ोटो या वीडियो ना खींचे, क्योंकि हमारा ये नेवी का शिप है, तो ये वैसा शिप नहीं है भी जिसमें आप थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंशियल रहती हैं चीज़ें इसके अंदर। तो उसके बाद हम शिप में बैठे, 2 से 3 घंटे हमें लगे। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ जैसे अब हमारी बात साथ सफ़र में जैसे लूट हो रही थी, फ़ोन छीने जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो आप लोगों ने अभी आपके फ़ोन आपका बचाया है कैसे, किन हालात में आपने अपने सामान, अपना फ़ोन कैसे बचाया उन लोगों से? हमें डर तो था, देखो हालांकि कुछ हुआ नहीं हमारे साथ, लेकिन डर था, क्योंकि जो हमसे पहले आए थे 20 लोग आए थे हमारे, वो अपने लेवल पे आए थे, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से नहीं थे, तो उनसे लैपटॉप वगैरह छीन लिए थे रास्ते में, चेकिंग के बहाने उनसे लैपटॉप फ़ोन वगैरह ले लिए थे, पैसे भी लिए उनसे।
तो हमें ये डर था, उन्होंने बता दिया था रास्ते में लूटपाट हो सकती है एक दो जगह। तो इसलिए जब भी कोई चेक पोस्ट आती थी हमें ये तो पता नहीं था अभी कोई कौन सा सही है कौन सा कहाँ पे लूट, तो इसलिए हम अपने अपने फ़ोन वगैरह छुपा देते थे, सब सीट के नीचे छुपा दिए, कहीं भी जैसे आते थे, जैसे चेक पोस्ट निकालती थी फिर हम नॉर्मल हो जाते थे। लेकिन जैसे ऐसे करते करते हम पहुँचे इस सफ़र में, मतलब फिर आगे नेवी आपके साथ लेके कहाँ गई, कैसे हो? नेवी के शिप में हम वहाँ से लगभग 1 बजे के आसपास हम पोर्ट सूडान से रवाना हुए थे। तो उन्होंने उसके बाद जेद्दा तक का जो हमारा सफ़र था 10 घंटे का था, सऊदी अरब के अंदर जेद्दा में। तो वहाँ पे रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मतलब नेवी की तरफ से मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, अपनी जगह हमें सोने के लिए दिए, अपने जो कैबिन थे उनके अंदर हमें रखा, और बहुत अच्छे हमें उन्होंने ब्रेकफास्ट लंच डिनर मतलब ये लगाओ पानी वगैरह, मतलब इतने अच्छे खाना था, मतलब हमें लगा ही नहीं बस जैसे वहाँ पे बिल्कुल उस टाइम हमें कोई खौफ नहीं था भाई अब हम सुरक्षित है, हमें लगता था। और जैसे ही हमें आगे जेद्दा में उतरे, हम रात के 12-1 बज गए थे लोकल टाइम के हिसाब से। तो वहाँ पे हमारे लिए खाने की व्यवस्था, खाने के पैकेट, पानी वगैरह की बोतलें, और एम्बेसी का स्टाफ मौजूद था, लोकल जो पुलिस थी जेद्दा सऊदीया की, उनकी जीप पुलिस की वहाँ पे वैन थी, मतलब हमारी सिक्योरिटी के लिए एम्बुलेंस वगैरह थी भाई किसी को मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। तो आगे हमारे लिए बसें तैयार थी, आगे भी बसें जैसे 5-6 बसें थी वो तैयार खड़ी थी। जैसे ही हम बैठे आधा घंटा 1 घंटा लगा तो वहाँ से वो रवाना होगी। उसमें भी हमारी सिक्योरिटी का मतलब लोकल जो सऊदी गवर्नमेंट थी बहुत अच्छा उन्होंने भी सपोर्ट किया। जैसे ही भी उनकी इंडियन गवर्नमेंट से बात हुई थी, बसों के साथ 4-5 पुलिस की गाड़ियाँ थी हमारे आगे और पीछे बीच में, भाई सुरक्षा भी कोई ना हो, हमारे लिए स्पेशल रूट को क्लियर किया गया, भाई आगे सारा ट्रैफिक रुकवा के हमारी गाड़ियाँ निकाली गई। और उसके बाद हमें एक इंडियन कम्युनिटी का स्कूल था, इंडियन स्कूल वहाँ भी, तो उसमें रखा गया। तो वहाँ पे भी मतलब इतना अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे हमारी सरकार की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से खाने पीने के लिए। तो वहाँ से उसके बाद जैसे आपको वहाँ रखा गया, उसके कितने देर आप वहाँ रुके, उस स्कूल में रुके, उसके बाद फिर कैसे आ गया? हम रात को जैसे हमें लगभग 2 या 3 4 ही बज गए थे सुबह के, जैसे क्योंकि वहाँ पे भी चेकिंग हुई बंदों की। हमारे लिए उन्होंने पहले से अरेंज करके रखे थे भी कौन सा बंदा किस रूम में रुकेगा स्कूल के, तो लिस्ट में अपने अपने नाम दे रहे थे भाई ये बंदा, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, ये इस रूम में रुक सकता है, अपना आप खाना वगैरह खाओ और जाके अपने रूम में रेस्ट कर सकते हो। सुबह 7:30 बजे आपको रेडी मिलना है हमारे फ्लाइट के लिए, 7:30 बजे आपकी फ़्लाइट होगी और आपको लिस्ट दे दी जाएगी कि कौन सा बंदा इस फ्लाइट में जाने वाला है। क्योंकि उस फ्लाइट में लगभग हम 360 बंदे थे, जो पहली फ़्लाइट थी इंडिया के लिए गई थी, उस फ्लाइट में हम थे। तो सुबह अगले दिन हम 7:30 बजे उठे, थोड़ा सा उन्होंने हमारे मतलब नहाने के लिए साबुन तौलिया वगैरह ऐसे सब कुछ, उन्होंने नाश्ता वगैरह प्रोवाइड कराया, हाँ सब कुछ अरेंज कराया था, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मतलब हम वहाँ से आप फिर इंडिया पहुँचे, इंडिया पहुँचने के बाद अधिकारी यहाँ से कुछ सरकार के व्यक्ति, कुछ मतलब नेता या कोई आपसे मिलने पहुँचे? हाँ, जैसे हमारी 6 घंटे की लगभग फ़्लाइट थी, तो जैसे ही हम दिल्ली उतरे यहाँ पे तकरीबन रात को 9 बजे के आसपास हमारी फ़्लाइट लैंड की। तो जैसे मीडिया कर्मी भी मौजूद थे और गवर्नमेंट के पीपल मौजूद, सभी अधिकारी, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय मंत्री है वी मुरली जी, वो हमें जेद्दा में भी हमें रिसीव करने आए थे फ्लाइट पे। जेद्दा तक पहुँचे थे? हाँ, जेद्दा में हमें रिसीव करें। उन्होंने बताया भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन है भाई आप लोगों को अच्छे से किसी भी तरीके की दिक्कत ना होए। हमसे वो फ़्लाइट के अंदर आए, हाल चाल पूछा, हमें हमारे साथ बातचीत भी करी, जो लोग बैठे थे उन लोगों से बात भी, किस तरीके की दिक्कत तो नहीं है। सरकार एक बंदे को मतलब उन्होंने आश्वासन दिया भाई हाई कमान की तरफ से ऑर्डर है भी एक भी बंदे को हमें किसी तरीके की तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो सरकार ने पूरी व्यवस्था की, जो शिप था हमें ना ही हमारा कोई 1 रुपया खर्च हुआ वहाँ पे। अच्छा, पूरे इस सफ़र में आपको कोर्स सरकार की तरफ से था? जो हमारी जो बसों का ट्रांसपोर्टेशन था वो सूडान में हमारी एम्बेसी की तरफ से, आगे शिप इंडियन नेवी शिप थी, और जो सऊदी का एयरलाइंस का जो फ़्लाइट थी, हमें हमारा 1 रुपया भी कहीं भी खर्च नहीं हुआ। तो सरकार का मतलब पूरा योगदान रहा मोदी सरकार का। हम बहुत खुश हैं सरकार के जो प्रयास थे हमें हमारी सुरक्षा के लिए, जो सरकार ने व्यवस्था की, मतलब बहुत अच्छी थी। हमें लगा भी हाँ ऐसी सरकार हो तो हमें कहीं भी हम विदेश में कहीं भी हम काम कर रहे हैं तो हमें मतलब डर नहीं था भी हमारी सरकार हमारे साथ है। इतनी बुरे हालात थे वहाँ, इतना खौफ था, आपने इससे पहले शायद जीवन में इतना खौफ कभी देखा नहीं होगा। बमबारी, मिसाइल, ग्रेनाइड, बंदूकें ये चल रही थी लगातार। तो उस खौफ में कैसे, तो आपने क्या महसूस हो रहा था, वो डर का जो माहौल था
वो कैसा माहौल था, आपने कैसे अपना आप को संभाला और परिवार से कैसे संपर्क में रहे, क्योंकि ना तो मोबाइल चार्ज हो पाए होंगे आपके, अगर होंगे तो मोबाइल आपके पास, ना नेटवर्क की इतनी अच्छी सुविधा थी, तो आप यहाँ कैसे कनेक्ट रहे और कैसे उस खौफ को अपने पर हावी नहीं होने दिया? मतलब एक जैसे हम थे भाई, एक कंपनी के वर्कर थे, सब एक फैमिली की तरह इतने दिनों से साथ काम कर रहे थे, एक दूसरे को हौसला देते थे, सब मिलजुल के मतलब सब इकट्ठे रह रहे थे। तो उसके बाद क्या था, खौफ तो देखो था, डर तो था ही हमें, ये था मन में कहीं ना कहीं भी, क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन के इतने अच्छे थे नहीं सिस्टम, हमें ये भी नहीं पता था उस टाइम तक भी सरकार हमारी क्या कर रही है। भी यहाँ न्यूज़ में आया था, ये घर वालों से बात हो रही थी भी सरकार मीटिंग कर रही है, चल रही है सरकार के यूएई गवर्नमेंट से और सऊदी गवर्नमेंट से और सूडान की जो है लोकल गवर्नमेंट जो भी था, दोनों पार्टियों से बात चल रही थी सूडान की, लेकिन हमारे तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती थी। तो मन में कहीं ना कहीं डर तो था भाई, पता नहीं जिंदा वापस जाएंगे या रहेंगे नहीं। लेकिन जब अब हम खुश हैं जैसे, क्योंकि कुछ लोग, हम तो फिर भी सिटी के नज़दीक थे, कुछ लोग ऐसी जगह थे जो पोर्ट सूडान तक भी नहीं पहुंच सकते थे। ऐसे ही 120 बंदे, जो एक लोकल एयरपोर्ट है वाद, एक जगह है वाद करके, मेरे को नाम नहीं आ रहा, तो लोकल जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट था वहाँ पे 120 बंदे लगभग फंसे हुए थे। तो उनको हमारी गवर्नमेंट ने एयरफोर्स के जो C-130 जो विमान है उसके ज़रिए निकाला, और वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जैसे वहाँ पे रडार वगैरह और लाइटिंग की, मतलब अंधेरे में हमारे मतलब जवानों को हम सलाम करते हैं इसके लिए एयरफोर्स को, क्योंकि उन्होंने बिना किसी व्यवस्था के नाइट विजन कैमरे की वजह से की हेल्प से वहाँ पे विमान को लैंड कराया। और आप क्या कहना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट बंद था, ना वहाँ कोई लाइटिंग थी, ना कोई कम्युनिकेशन थी, उसके बावजूद वहाँ विमान उतार दिया रात के अंधेरे में? रात के अंधेरे में हमारी एयरफोर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों की जान बचाई, उन लोगों एक बंदे को वहाँ से सुरक्षित निकाला और वहाँ से उनको उठा के जेद्दा उतारा, और जेद्दा से हमारी फ़्लाइट के साथ वो भी नहीं। तो सरकार की तरफ से जो कोशिशें की गई, तो आप उसे कैसे देख रहे हैं? इससे पहले यूक्रेन में जो हुआ था वो भी हमने देखा कि भारत का रुतबा था सर ऊंचा कर गया पूरे देश का, हर देशवासी का। अब जैसे आप सूडान में हालात बता रहे हैं, वो हालात भी ऐसे ही थे, उसमें जब भारत का नाम आया तो भारत की जो स्थिति है अब विदेश में मजबूत है इसी तरीके से देखा जाए तो। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे भारत की डिप्लोमेसी थी वो मतलब बहुत अच्छा काम किया, वो काम आई। जैसे सऊदी गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट ने, मतलब कुछ लोग इजिप्ट के रास्ते भी निकले हैं, तो इजिप्ट से मतलब कोऑर्डिनेशन था गवर्नमेंट का, आगे विदेश मंत्रालय ने बातें की सबसे, सब कुछ सारा कुछ ऐसे कम्युनिकेट करके, तो मतलब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। और जैसे हम यहाँ भी उतरे, हम दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की मतलब आगे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी, जैसे राजस्थान, क्योंकि हमारे साथ और हम भी कई स्टेट से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, हम एक कंपनी में थे, मतलब कई स्टेट्स के वर्कर थे, तो आगे सरकार के जो नुमाइंदे थे वो तैयार खड़े थे हमें आगे, हमारे उसके लिए आगे व्यवस्था कर रखी थी। हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी आगे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की थी, लेकिन हम लोग तो अपने प्राइवेट उससे आगे थे, लेकिन जो बाकी लोग जिनके पास नहीं व्यवस्था थी तो वो उनके लिए सरकार ने अरेंज कराई व्यवस्था। जैसे आप उन हालातों में थे, संपर्क घर वालों से कम हो रहा था, तो यहाँ जो घर बैठे लोग थे वो टीवी पे देख रहे थे बमबारी, लगातार न्यूज़ पे सुन रहे थे, हालात देख के बहुत घबराए हुए, वीडियो आती थी भयंकर, तो कैसे मतलब घर वालों को भी समझना पड़ा होगा, कैसे यहाँ तो खौफ और ज़्यादा होगा, क्योंकि आप तो वहाँ स्थिति थी, देख रहे थे कि स्थिति कहाँ सामान्य है कहाँ नहीं, यहाँ तो बैठ के उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे होंगे ये लोग, तो फैमिली में भी परेशानी होगी, ये लोग भी परेशान होंगे, तो इन्हें कैसे समझाया, इन्होंने कैसे अपना टाइम? क्योंकि नेटवर्क की, जैसे आपको पता ही है, क्योंकि टावर वगैरह भी उड़ गए थे कुछ, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, ऊपर से लाइट की भी दिक्कत, फ़ोन चार्ज नहीं हो पाते थे, तो उस वजह से घर पे संपर्क होता था, जैसे हो जाता था, एक किसी दिन संपर्क हुआ 24 घंटे में एक बार फ़ोन ऑन करके मैसेज छोड़ देते थे भी हम ठीक है, उनको पता लग जाता था मैसेज से भी हाँ अभी तक ठीक ठाक है सब कुछ, तो उनमें मैसेज से ही बात होती थी, क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी, फ़ोन छुपा के भी रखने पड़ते थे, चोरी का डर रहता था हमेशा ही, दिन रात, मतलब ये लगा लो 6-7 दिन तो मतलब हम सोए नहीं पूरी तरीके से, ना हमारा सोने का टाइम था ना खाने का टाइम, क्योंकि जो राशन वगैरह था, हमारा खाने का सामान था, क्योंकि सब कुछ दुकानें सब बंद हो चुकी थी, लूट चुकी थी, तो लोकल जो हमारे क्योंकि लिंक्स थे उनकी वजह से हम थोड़ा बहुत हम खाने का अरेंज कर पाए। तो उसमें क्या था भाई, 2 ही टाइम खाना। कितने दिन थे वे खौफ के जो आपने वहाँ काटे? जैसे ये जो 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 15 अप्रैल से, और 24 अप्रैल को हम सुबह बस में बैठे थे, तो ये लगा लो आप, ये 8 या 9 दिन मतलब हमारे लिए ऐसे बीते कि ज़िंदगी भर हमें ये खौफ याद रहेगा, मतलब इतना था खौफ का, मतलब कुछ लोग तो डर से रोने लग गए थे, उनको मतलब जिन लोगों के पीछे
बंदूक उन्होंने AK-47 गन जिनको लगाई, जिन लोगों ने, उन लोगों का तो मतलब दर्द वही लोग बता सकते हैं। मतलब वो लोग बाद में रोए, उन लोगों ने कसम खाई भी हम ऐसी कंट्री में दोबारा नहीं जाएंगे, सूडान जैसी कंट्री में भी जहाँ पे ऐसा माहौल हो। मतलब इतने डरे हुए थे लोग, जितने भी लोग थे ये कह रहे थे बस एक बार हम यहाँ से निकल जाए, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। जैसे आपकी सरकार ने बहुत मेहनत की, आपको घर तक पहुंचाया, बाकी देश भी के लोग भी आपके साथ होंगे, उनकी सरकारों ने क्या किया? क्योंकि आप लोग साथ थे वहाँ, तो दिखता और समझ में आता होगा, पता भी लगता, आपस में बात भी होती होगी आपको। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के एशिया के लोग भी होंगे, तो कैसे मतलब पता कुछ उनकी सरकार की तरफ से कुछ किया गया है, वो लोग आज तक भी वहीं फंसे हुए हैं? नहीं, कुछ कंट्री हैं जैसे USA ने भी निकाले, लेकिन इंडिया ने USA से, कई कंट्री से, मतलब इंडिया का जो मिशन था वो थोड़ा एडवांस था और कंट्रीज़ से, क्योंकि और कंट्रीज़ के इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने 6 या 7 में ख्याल में फ्रेंच जो सिटीजन थे उनको भी निकाला है अपनी उस शिप के माध्यम से। और जो क्या था, जैसे कुछ सरकारें मतलब थोड़ा लेट थी, हमारी सरकार इस मामले में थोड़ा तीव्र कार्रवाई की हमारी सरकार ने, क्योंकि वहाँ पे माहौल इतना ख़राब था सिटी के अंदर। तो मतलब फ्रेंच जो एम्बेसडर थी उसकी कार पर भी हमला हुआ, गोलियां चली, लेकिन वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उससे बच गए। और जो यूरोपियन यूनियन का जो सेक्रेटरी था उसके घर पे भी लूटपाट हो गई, सारा कुछ गन पॉइंट पे उसको भी लूट लिया। तो कुल मिला के सिर्फ इंडिया था जो वहाँ सेफ था, इंडियन था, इंडियन अधिकारी थे जो सेफ थे, बाकी सबके साथ हालात ख़राब ही थे। हाँ, क्योंकि इंडियन में जैसे माल के नुकसान तो हुआ इंडियन को भी, लेकिन जान का नुकसान 2 इंडियन की ने अपनी जान गंवाई। एक तो वहाँ पे लोकल सुडानी कंपनी में दाल ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप है एक वहाँ का लोकल, तो उसमें काम करता था इंडियन। तो उनकी एक बाई चांस वो बीच में आ गए, वो अपने घर पे बात कर रहे थे, जैसे विंडो में नेटवर्क के लिए वो खिड़की के पास खड़े, तो जैसे ही आपस में उनकी गोलीबारी चल रही थी तो गलती से शायद उसको उनको एक गोली लग गई, तो वो एक डेथ हुई थी। मतलब किसी ने टारगेट नहीं किया इंडियन को वहाँ, किसी भी ने भी, दोनों पक्ष, जहाँ 2 पक्ष थे, लड़ाई हो रही थी, तो दोनों पक्ष में से भी किसी ने भी इंडियन को टारगेट नहीं किया। नहीं, इंडियन को डायरेक्टली किसी ने टारगेट किया, लेकिन जो उनके आपस के झगड़े में बाई चांस गलती से जो लोग आए वो मारे गए। लेकिन कुछ कंट्रीज़ को उन्होंने स्पेशली पकड़ा, जैसे उनको लूटा, क्योंकि दोनों पार्टियां थी। कुछ किसी को, क्योंकि उनको विदेशों से भी समर्थन था, किसी को जैसे सऊदी समर्थन कर रहा था, किसी एक पार्टी को जैसे इजिप्ट जो था आर्मी को सपोर्ट कर रहा था, और रिजर्व फोर्सेज को जैसे UAE सपोर्ट कर रहा था, तो बाहर की भी उनको समर्थन मिल रहा था आपस में। तो मतलब एयरपोर्ट वगैरह में भी मतलब इतना बुरा हाल था, लोग जो वहाँ पे फंसे हुए थे 3 दिन तक वो एयरपोर्ट पे ही फंसे रहे। ये हमारे साथ मौजूद थे संजीव चौधरी। इनकी बातों में और इनके चेहरे पे आपको खौफ दिखाई देगा, वो 7 दिन का खौफ जो शायद इन्होंने ज़िंदगी में कभी देखा ना हो और ना शायद ज़िंदगी भर ये भूल सके।